हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विद्या हक से। दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। और फ्रेंड्स, जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा, ये जो कोऑपरेटिव बैंक की वैकेंसी है उसी के लिए हम ये वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। जो फ्रेंड्स, इसमें एक इम्पॉर्टेंट सिलेबस होने वाला है। इम्पॉर्टेंट इसमें जो एक सब्जेक्ट है बैंकिंग वाला, जिसमें कोऑपरेटिव एक्ट एंड कोऑपरेटिव रूल्स 2003 ये सब कुछ आने वाला है। इसके अलावा नाबार्ड एक्ट, इसके रेगुलेशंस, ये सब कुछ आएंगे। उसी के लिए हम ये जो सिलेबस है ये कवर करवा रहे हैं। अगर फ्रेंड्स आपको कोऑपरेटिव बैंक का सिलेबस नहीं पता है तो आप जो हमारा लास्ट वीडियो है वो यूट्यूब पर ही अवेलेबल है, आप उसे भी जाके देख सकते हैं। उसमें हमने फ्रेंड्स कंप्लीट सिलेबस डिस्कस किया है, तो आप उसे जाकर ज़रूर देखिएगा। अब फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं। कोऑपरेटिव क्या होता है, मतलब कि सहकारिता क्या होता है, हमें ये भी पता होना चाहिए। इसका बेसिक हमें ज़रूर ध्यान होना चाहिए, क्योंकि हम जो तैयारी कर रहे हैं वो कोऑपरेटिव बैंक की कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें ये वर्ड बिल्कुल बेसिक से सब कुछ पता होना चाहिए। इसी को हम अब डिस्कस करते हैं। जैसा इसमें लिखा है, जो सहकारिता है, जो कोऑपरेटिव है, उसका जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है मिलजुल कर काम करना। मतलब कि जो सभी उसके जो मेंबर्स होते हैं या कोई भी और भी पर्सन्स हो गए, वो सभी एक दूसरे से मिलजुल कर काम करेंगे, वही इसका मीनिंग होता है। इसके बाद जो सहकारिता होता है वो लाभ के स्थान पर सेवा, मतलब कि सर्विस को प्राथमिकता देता है। जो फ्रेंड्स सहकारिता है वो प्रॉफिट के को मतलब प्रायोरिटी नहीं देके जो सर्विस होती है उसको प्रायोरिटी देता है। जैसे कि हम मान लेते हैं, जैसे किसी चीज़ में हमें कोई रिज़ल्ट निकालना है, उसमें अगर प्रॉफिट कम हो रहा है लेकिन सर्विस जो मेंबर्स हैं उनको सर्विस ज़्यादा मिलनी चाहिए। मतलब प्रॉफिट कम भी चलेगा लेकिन सर्विस, मतलब जो भी मेंबर्स हैं वो इसकी सर्विस से पूरे फुलफिल होने चाहिए। इसमें जो संगठन का आधार है वो प्रतिस्पर्धा नहीं होके बल्कि पारस्परिक सहयोग है, कोऑपरेशन है। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है, जो इसका शाब्दिक अर्थ है वो भी मिलजुल कर काम करना होता है, और ये परस्पर सहयोग मतलब कि कोऑपरेशन पे काम करता है। सहकारी जो संगठन है उसकी सदस्यता ऐच्छिक होती है, मतलब कि ऑप्शनल होती है। ज़रूरी नहीं है कि आपको उसमें रजिस्टर्ड करवाना ही होगा। अगर आपने रजिस्टर्ड नहीं करवाया, आप मेंबर हैं, तो मतलब ऐच्छिक है सदस्यता लेनी, कोई आप पे बर्डन नहीं है कि उसकी सदस्यता आपको लेनी ही है। वो जो सहकारिता है वो एक सबके लिए व सब एक के लिए सिद्धांत पर कार्य करता है। फ्रेंड्स, इसको आप पूरी एक तरह से फ्रेज के रूप में ही पढ़ेंगे। ये पूरा एक वाक्य होता है, फ्रेज होती है कि एक सबके लिए व सब एक के लिए सिद्धांत पर कार्य करती है। ये आपने फ्रेंड्स पहले भी पढ़ा होगा, मतलब बचपन से जहाँ पे भी हम ये वर्ड पढ़ते हैं सहकारिता, ये जो हमारे पहले आती थी सोशलॉजी और जो सामाजिक विज्ञान है, इसमें आपने ज़रूर ये टर्म पढ़ी होगी। तो जो सहकारिता है वो एक जना तो सबके लिए और सब जने मिलके उस एक के सिद्धांत पर, मतलब एक व्यक्ति के लिए कार्य करेंगे। यही इसका जो मेन सिद्धांत है, मेन जो इसका मोटो है, ये यही होता है। आई होप फ्रेंड्स आपको यहाँ तक सब कुछ समझ आया होगा। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और बता दूँ कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ही ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है। किसी भी जो स्ट्रीम है, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, किसी भी मीडियम के स्टूडेंट को यहाँ कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो अगर जहाँ पे हिंदी नहीं होगी वहाँ पूरा पूरा मैं इंग्लिश समझाने का आपको प्रयास करूँगी। तो आप बस कोऑपरेट करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी के साथ शेयर करिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अब हम बात करते हैं आगे, सहकारिता साख समिति अधिनियम 1904। अब आप बोलेंगे जो सहकारी समिति अधिनियम ये तो 2001 है, लेकिन मैं आपको बता दूं अभी हम सहकारी धीरे धीरे उन टॉपिक्स पे आएंगे, उन पॉइंट्स पे आएंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये सब कुछ बेसिक पता होना चाहिए। तो बात करते हैं सहकारिता साख समिति अधिनियम 1904, जिसको हम बोल देंगे कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। जो रूल्स हैं, जो एक्ट है वो 1904 में आया था। और जो ये एक्ट है ये लॉर्ड कर्जन के प्रयासों से लाया गया था। सबसे पहले जो लॉर्ड कर्जन हैं इन्होंने ही सहकारिता जो एक्ट है, क्रेडिट एक्ट, ये लाए थे। और इसीलिए जो लॉर्ड कर्जन हैं इनको भारत में सहकारिता का जनक कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये आप क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में यहाँ से पुट हो सकते हैं।
तो आप ध्यान रखिएगा कि भारत में सहकारिता का जनक किनको कहते हैं, तो भारत में सहकारिता का जनक लॉर्ड कर्जन को कहा जाता है। और जो सबसे पहले इन्हीं के प्रयासों से ये एक्ट आया था। उसके बाद अगर हम राजस्थान की बात करें तो राज्य सहकारी समिति अधिनियम, जो मतलब स्टेट का एक्ट आया था, स्टेट कोऑपरेटिव जो सोसाइटी एक्ट है, ये सबसे पहले 1953 में आया था। उसके बाद जो नया सहकारी समिति अधिनियम, जो राजस्थान कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट है, जो हम पढ़ेंगे, जो हमारे सिलेबस में है, वो ये नया वाला एक्ट ही पढ़ेंगे, जो कि राजस्थान कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 2001 है। इससे पहले ये 1953 में राजस्थान में आ गया था, लेकिन अब वो हट गया है। और जो हम पढ़ने वाले हैं वो है राजस्थान सहकारी समिति नियम 2003, जो मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ रूल्स है, राजस्थान कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के रूल्स हैं 2003 वाले, ये दोनों हमारे सिलेबस में हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं। अब है राजस्थान में जो सहकारिता आंदोलन है उसकी शुरुआत सबसे पहले अजमेर में 1904 में हुई थी। तो हम बात करें अगर राजस्थान में, तो जो राजस्थान में जो सहकारिता आंदोलन था, जो कोऑपरेटिव मूवमेंट था, वो सबसे पहले अजमेर में स्टार्ट हुआ था। और अजमेर में 1904 में 1904 में ये सबसे पहले स्टार्ट हुआ था कोऑपरेटिव मूवमेंट। फ्रेंड्स, ये सब आपको अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। जो भी कोऑपरेटिव बैंक की वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहा है उनके साथ आप ज़रूर शेयर करिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो जो राजस्थान कोऑपरेटिव है, इसमें अजमेर में इसकी शुरुआत हुई थी सबसे पहले कोऑपरेटिव मूवमेंट की। फिर बात करते हैं हम राजस्थान में जो प्रथम सहकारी समिति का गठन, जो फर्स्ट कोऑपरेटिव जो सोसाइटी हुई थी जो राजस्थान में, पूरे होल ऑफ राजस्थान में सबसे पहले इसका गठन भिनाय अजमेर में 1905 में हुआ था। अगर कोऑपरेटिव मूवमेंट की बात करें तो वो 1904 में अजमेर में, और जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो अजमेर के भी भिनाई में स्टार्ट हुई थी 1905 में। उसके बाद जो प्रथम केंद्रीय सहकारी बैंक था, मतलब कि जो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक था, आप ये याद रखिएगा, प्रथम जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ये एक्ट है, ये मतलब बैंक है, वो अजमेर में 1910 में स्टार्ट हुआ था। आई होप फ्रेंड्स आपको ये सब कुछ समझ आ रहा है। और यहाँ पे अगर मैंने इंग्लिश नहीं लिखी है तो मैं आपको इंग्लिश में ज़रूर समझा रही हूँ, किसी को भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आगे बात करते हैं जो सहकारिता, जो कोऑपरेटिव से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट प्रोविज़न है, जो भी संवैधानिक प्रावधान है, उनको भी हमें एक बार ध्यान होना चाहिए कि वो कौन से एक्ट हैं, कौन से रूल्स हैं, किनके थ्रू हमें ये सारा एक्ट पढ़ना है। तो जो हमारा पार्ट 9B है, जो संविधान लिखा गया है, उसका जो संविधान का पार्ट जो 9B है, उसके अंदर आर्टिकल 243ZH2 243ZT तक इसके बारे में, जो सहकारिता है इसी के बारे में बताया गया है। इसके अंदर क्या बताया है कि जो सहकारी समिति का गठन होगा वो कैसे होगा, इसका नियंत्रण कौन करेगा, उसके जो सदस्य होंगे वो कितने होंगे, सदस्यों से संबंधित सारे नियम नियंत्रण, ये सभी इस संविधान में बताए गए हैं। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसी के अंदर बताए हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखने वाली है, ये जो सभी प्रावधान हैं, ये 97 जो संविधान संशोधन, ये जो अमेंडमेंट एक्ट आया था 2011 वाला, उसके अंदर इन सबको ऐड किया है। ये सभी प्रोविज़न को उसमें ही ऐड किया है। और जो नीति निर्देशक हमारे जो तत्व हैं वो 43B, उसके अंदर भी एक बात कही गई है, ये राज्य सहकारी समितियों के गठन को प्रोत्साहन दे। जो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है उसका जो आर्टिकल है 43B, सेक्शन 43B का जो है, इसमें बताया है कि जो मतलब कोई भी राज्य है वो सहकारी समिति के गठन को भी प्रोत्साहित करे। आई होप फ्रेंड्स आपको ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट सभी समझ आ रही होगी। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आए तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स, ऐसा कंटेंट आपको हर जगह नहीं मिलेगा, तो आप ऐसा कंटेंट और अच्छे वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए अब बात करते हैं हम आगे, जो हम आप लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि मैम हमें कोऑपरेटिव एक्ट ही पढ़ाओ ये, लेकिन हमें उससे पहले बेसिक भी पता होना चाहिए। अब हम आगे जो राजस्थान कोऑपरेटिव एक्ट 2001 है उसको हम पढ़ेंगे। तो उसका फ्रेंड्स हम चैप्टर 1 पढ़ने वाला हैं। तो चैप्टर 1 का नेम है प्रिलिमिनरी। प्रिलिमिनरी मतलब कि प्रारंभिक।
मतलब चैप्टर का 1 का नेम ही प्रिलिमिनरी है। और जिसमें सेक्शन 1 है, तो सेक्शन जो 1 है वो है शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एक्सटेंट, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और प्रसार। फ्रेंड्स, मैंने जैसा आपको पहले भी बताया था कि जो सेक्शन 1 होता है वो मोस्ट ऑफ द एक्ट में, मतलब कोई भी अगर आप एक्ट प्रावधान पढ़ेंगे उसमें जो सेक्शन 1 होगा वो हमेशा ही उसका जो संक्षिप्त नाम है, उसका प्रारंभ कब हो रहा है और उसका प्रसार कहाँ तक है, ये सब उसके सेक्शन 1 में दिया होता है। और इसी तरह राजस्थान कोऑपरेटिव एक्ट 2001 के भी सेक्शन 1 में यही दिया है। तो इसका सेक्शन 1 बोलता है, इस अधिनियम का जो नाम है वो राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 है और इसका जो प्रसार है वो संपूर्ण राजस्थान राज्य में है। मतलब ऐसा कोई भी जिला, कोई भी डिस्ट्रिक्ट नहीं बच रहा कि जहाँ पर ये एक्ट और इसके जो नियम हैं, इसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं वो लागू नहीं होंगे। ये सभी जगह पूरे राजस्थान में एक्ट लागू होता है और ये तुरंत प्रवृत्त और लागू होंगे। मतलब कि जो राजपत्र और गजट है उसके अंदर जब भी ये जारी हुए हैं तब से ही ये एनफोर्स हो जाएंगे। तो इसका जो एक्सटेंड है वो तो होल ऑफ राजस्थान है और जो राजस्थान कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट है ये उस टाइम कम इन्फोर्स आएगा जबकि ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई हो जाएगा। तो आपको यहाँ से इतना ध्यान रखना है, बस इसका सेक्शन का 1 का नेम आप याद रखिएगा, शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एक्सटेंट, और इसका जो एक्सटेंट है वो कंप्लीट राजस्थान पे, मतलब कि होल ऑफ राजस्थान पे लागू है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं सेक्शन 2 की। सेक्शन 1 इतना ही था, अब आगे है सेक्शन 2। सेक्शन 2 का नेम है डेफिनेशंस, परिभाषाएं। इसमें फ्रेंड्स ये जो कोऑपरेटिव एक्ट है इसमें अलग अलग जो टर्म आएंगे, इसमें जो टर्मिनोलॉजी आएगी, वर्ड्स आएंगे, जो ये की वर्ड्स होते हैं, इसकी सभी की डेफिनेशन सेक्शन नंबर 2 में दी हुई है कि मतलब उसका मीनिंग क्या होगा। और वो उसका जो मीनिंग है वो उस एक्ट के लिए ही होता है। मतलब कि हम जैसे बात कर रहे हैं एपेक्स कोऑपरेटिव बैंक, तो ये इस एक्ट के लिए बात की गई है। अगर जैसे हम बात करें गवर्नमेंट, तो जैसे गवर्नमेंट जो वर्ड है तो इसमें एक अलग परिभाषा इस एक्ट के लिए होगी और अगर हम दूसरा कोई एक्ट पढ़ेंगे उसके लिए वो अलग परिभाषा हो जाएगी। तो इस एक्ट से संबंधित जो भी टर्म आएंगे वो इस डेफिनेशंस में सेक्शन 2 में दिए हुए हैं। अब बात करते हैं सेक्शन 2(2)(a) की। इसको हम पढ़ेंगे सेक्शन 2(a), मतलब कि 2 का सब सेक्शन A। तो 2(a) के अंदर जो परिभाषा है वो है एपेक्स कोऑपरेटिव बैंक, मतलब कि शीर्ष सहकारी बैंक। शीर्ष सहकारी बैंक क्या होता है? तो ऐसी सोसाइटी जो राज्य में केंद्रीय सहकारी बैंकों का परिसंघीय निकाय है और जो बैंक कार्य के व्यवसाय में लगी हुई है। अब आप बोलेंगे मैम इतनी हिंदी इतनी तो समझ नहीं आएगी, लेकिन आप चिंता मत करिए, मैं आपको पूरे अच्छे से क्लियर कर दूंगी। यहाँ पे जो आपको वर्ड, ये टर्म बिल्कुल समझ नहीं आ रहे होंगे कि ये परिसंघीय निकाय ये क्या होता है, तो हम बात करते हैं आगे। तो जैसा कि वैसे तो आपको नेम से समझ आ रहा होगा, एपेक्स मतलब कि शीर्ष सहकारी बैंक। और ये शीर्ष सहकारी बैंक कहाँ पे? जैसे इंडिया में तो होता है, जैसे हम शीर्ष सहकारी बैंक की बात करें तो आरबीआई, आपने सुना होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो वो शीर्ष बैंक है कहाँ पे? इंडिया के अंदर। तो ऐसे जो एपेक्स कोऑपरेटिव बैंक है ये राज्य के अंदर बात करता है। स्टेट में जो केंद्रीय जो सहकारी बैंक होता है उसका जो एपेक्स बैंक होता है वो ही शीर्ष सहकारी बैंक होता है। तो ये एक तरह से ये फेडरल बॉडी होती है, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स की फेडरल बॉडी ऑफ द स्टेट, जो कि किस में लगा है? जो कि बैंक के व्यवसाय में ही लगी हुई है। उसके बाद है 2(a)(a), मतलब कि सेक्शन 2 का सब सेक्शन AA। इसमें बात की है एपेक्स सोसाइटी। एपेक्स सोसाइटी मतलब कि शीर्ष सोसाइटी क्या होती है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो उससे संबंधित अन्य सोसाइटियों के कार्य संचालन के लिए सुविधाएं देना है और जिसके कार्य क्षेत्र का विस्तार संपूर्ण राजस्थान में है। जैसा हम पहले ही आगे डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो एक्ट है ये पूरे राजस्थान पे ही लागू होगा। तो ये जो शीर्ष सोसाइटी है ये जो भी कार्य करेगी उसका विस्तार भी संपूर्ण राजस्थान में, होल ऑफ राजस्थान में होगा। उसका जो प्रमुख उद्देश्य है, जो एपेक्स सोसाइटी है, इसका जो कोर सब्जेक्ट है, जो इसका मेन सब्जेक्ट है वो होगा प्रोवाइड फैसिलिटीज़ करना। और फैसिलिटीज़ किसको? अदर सोसाइटीज़ के कार्य संचालन के लिए।
आई होप फ्रेंड्स आपको इतना समझ आ रहा होगा, और अगर आपको नहीं आ रहा तो आप एक बार अच्छे से वीडियो को देखिएगा, और अगर फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आए तो आप ज़रूर कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। इसके बाद है सेक्शन 2B, मतलब कि सेक्शन 2 का सब सेक्शन B। इसमें जो परिभाषा है, इसमें जो डेफिनेशन है वो है एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, मतलब कि सहकारी सोसाइटी का कार्य क्षेत्र। तो सहकारी सोसाइटी जो है इसका जो कार्य क्षेत्र है, उपविधियों में यथा विनिर्दिष्ट ऐसा भौगोलिक क्षेत्र अभिप्रेत है जिस तक सोसाइटी की सदस्यता और कार्यकलाप साधारणतः सीमित है। मैं आपको एक बार इंग्लिश में बता देती हूँ इसका मीनिंग, ये क्या बोल रहे हैं कि एरिया ऑफ ऑपरेशन क्या होगा। तो ऐसा जोग्राफिकल एरिया, ऐसा जो भौगोलिक क्षेत्र जहाँ पे जो भी ये बायलॉज हैं वो मतलब सोसाइटी की सदस्यता और इसके जो भी कार्यकलाप, जो भी वो क्रियाएं कर रही हैं, जो भी कार्यकलाएं मतलब कार्य कर रही हैं वो वहाँ तक सीमित है। तो मतलब ऐसा एरिया जहाँ तक उसके कार्य का करने का जो है इसका लिमिट वहाँ तक सीमित है। इसके बाद है 2C, मतलब कि बायलॉज, उपविधियाँ क्या होती हैं। उपविधियाँ मतलब इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत या फिर रजिस्ट्रीकृत समझी गई और तत्समय प्रवृत्त किसी सोसाइटी की विधियाँ अभिप्रेत है तथा इसके अंतर्गत ऐसी उपविधियों के रजिस्ट्रीकृत संशोधन भी हैं। अब ये तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होगा कि ये बोलना क्या चाह रहा है। तो इसमें ये बात कही गई है कि जो भी रजिस्टर्ड और डीम्ड टू बी रजिस्टर्ड जो सोसाइटीज़ हैं, जो मतलब मान ली गई हैं या तो रजिस्टर्ड हैं इस एक्ट में या फिर डीम टू रजिस्टर्ड, ऐसी सोसाइटीज़ जो मान ली गई हैं उसमें जो टाइम बेइंग इन फोर्स, इसमें जो भी और भी या तो वो उसमें जो बायलॉस लिखे गए हैं वो होंगे, मतलब लॉ लिखे गए हैं, और इसमें जो बार बार जो समय समय पे टाइम टू टाइम जो अमेंडमेंट्स होते रहते हैं वो भी इसके अंदर आएंगे। तो इसमें लिखा है रजिस्ट्री का संशोधन भी शामिल है, इसमें वो सभी नियम और संशोधन शामिल हो जाएंगे। अब है सेक्शन 2D, सेंट्रल सोसाइटीज़, मतलब कि केंद्रीय सोसाइटी। केंद्रीय सोसाइटी क्या होती है? ऐसी सोसाइटी जिसका कार्य क्षेत्र राज्य के किसी भाग तक सीमित है और जिसका मुख्य जो उद्देश्य है वो प्रमुख उद्देश्यों का संप्रवर्तन करना और उससे संबंध अन्य सोसाइटियों के प्रवर्तन के लिए सुविधाओं का उपबंध करना है, और जिसके कम से कम 5 सदस्य स्वयं सोसाइटियां हैं। तो सेंट्रल सोसाइटी क्या होगी? जो केंद्र है, एक तरह से केंद्रीय सोसाइटी है, सोसाइटियों का केंद्र जो है, जिसका जो मेन ऑब्जेक्ट है वो इसका प्रमोट करना है, जो कि कोर सब्जेक्ट जो इसके हैं, कोर ऑब्जेक्ट का प्रमोशन करना ही जो केंद्रीय सोसाइटी है उसका काम है। इसका जो मेन ऑब्जेक्ट ही यही है, और इसमें जो है उसमें कम से कम 5 अन्य सोसाइटियाँ भी शामिल होनी चाहिए, जब भी वो एक सेंट्रल सोसाइटी बन पाएगी। अब जैसे आरबीआई है, आरबीआई के नीचे बहुत से बैंक कार्य करती हैं, तब वो आरबीआई बनी है, तब वो एक मेन जो बैंक है, बैंकों का बैंक जिसको कहा जाता है, बैंकर्स बैंक, तो वो तब बना है जब उसके नीचे बहुत से बैंक हैं। ऐसे इसमें भी कम से कम 5 तो स्वयं सोसाइटियाँ होनी चाहिए, तब वो उसके आगे सेंट्रल सोसाइटी बन पाएगी। लेकिन इसमें एक प्रोविज़न दिया है, मतलब कि जो परंतु जो हम बोलते हैं प्रोविज़ो, प्रोविज़ो करके क्या है, परंतु लघु अवधि सहकारी साख संरचना सोसाइटी के संबंध में कार्य क्षेत्र से संबंधित नियम लागू नहीं होंगे। इसमें जो मतलब सभी सोसाइटी के तो नियम आएंगे, लेकिन जो लघु अवधि की होती है, जो शॉर्ट टर्म की सहकारी साख संरचना, जो मतलब क्रेडिट सोसाइटीज़ बनी होती है, कुछ टाइम के लिए बनी होती हैं, तो उनके जो नियम हैं, उनके नियम अलग होते हैं, वो इस पर लागू नहीं होंगे सेंट्रल सोसाइटी पे। फ्रेंड्स आपको आई होप सब समझ आ रहा होगा। और फ्रेंड्स आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम ग्रुप है @विद्या हक से, उस पर भी आप ज़रूर ज्वाइन हो सकते हैं। उसमें हमारे जो ग्रुप है उसमें डेली क्विज चलती हैं, एंड जो अकाउंटिंग एक सब्जेक्ट है इसका भी, जो आपके इसमें कोऑपरेटिव बैंक में भी आने वाला है, उसके लिए भी हम वीसी भी करवाते हैं ग्रुप में ही, तो आप वो ग्रुप भी ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और फ्रेंड्स आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक जो चैनल है उससे भी ज्वाइन हो सकते हैं, जिसके वीडियो के लिंक इसके वीडियो के नीचे अवेलेबल हैं। और फ्रेंड्स जो अकाउंटिंग सब्जेक्ट है
उसके भी हमारे चैनल पे वीडियोस अवेलेबल हैं, वो भी आप जाके देख सकते हैं, जिसकी भी हमने प्लेलिस्ट बना रखी है और जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं आगे सेक्शन 2DA की। अब सेक्शन जो इसका सब सेक्शन है DA, इसमें जो परिभाषा है, इसमें डेफिनेशन है वो है सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक मतलब कि केंद्रीय सहकारी बैंक, ऐसा बैंक जो कि एक केंद्रीय सोसाइटी है। मतलब कि आपको बोल दिया है जो केंद्रीय सहकारी बैंक है यही एक केंद्रीय सोसाइटी है, और केंद्रीय सोसाइटी अभी अभी हमने 2D में पढ़ी है। तो जिसके जो सदस्य हैं वो प्राथमिक कृषि साख सोसाइटियां हैं और जो बैंक कार्य के व्यवसाय में लगी हुई है। तो मतलब कि जो ऐसा प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ जो कि इसकी मेंबर होगी, जो क्रेडिट एग्रीकल्चर सोसाइटी है वो भी इसी की मेंबर होगी। आप लोग वो तो नहीं हो रहे ना? अगर कहीं पे भी आपको लगे तो बता देना। और फ्रेंड्स, आप ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करिए, जब भी हम लाइव आकर भी आपके साथ क्लास ले पाएंगे। अब है सेक्शन 2E, इसमें जो परिभाषा है वो है CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यपालक अधिकारी। ऐसा व्यक्ति चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए जिसे समिति के अधीक्षण, नियंत्रण और निर्देशों के अधीन रहते हुए सोसाइटी का जो प्रबंध है वो सौंपा जाता है। मतलब कि क्या होगा, CEO जो कि एक सुपरिंटेंडेंस होगा। सभी में जो सबसे मेन व्यक्ति जो होता है वो CEO होता है। आपने कंपनीज में भी देखा होगा कि एक CEO की पोस्ट होती है, CFO की पोस्ट होती है, या आपने काफ़ी मतलब कॉमन वर्ड्स हैं आपने सुने होंगे। तो इसमें जो मेन व्यक्ति है, जो सुपरिंटेंडेंस है, वही CEO होगा, और जिसका जो कंट्रोल है, जिसका नियंत्रण जो है वो, और जो कि डायरेक्शन है वो कमेटी के, और जो मैनेजमेंट है उससे एंट्रस्टेड होंगे। जो मतलब सोसाइटी का जो प्रबंध है वो उसी को सौंपा जाता है। जो भी मैनेजमेंट का काम है वो CEO ही देखता है। अब है सेक्शन 2F, मतलब कि कोर सब्जेक्ट। इसका जो प्रमुख उद्देश्य है, हमने आगे भी पढ़ा है कि प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो हम देख रहे थे। अब एक बार इसमें देख लेते हैं ये क्या बोलता है। किसी सहकारी सोसाइटी के संबंध में सोसाइटी के ऐसे मुख्य उद्देश्य अभिप्रेत हैं जिनके लिए उसका गठन किया गया है और जो नियमों के अनुसार उसके वर्गीकरण के आधार हैं। जैसा इसमें लिखा है, इसके जो मुख्य उद्देश्य हैं वही कोर ऑब्जेक्ट होंगे। मतलब कि जो प्रमुख उद्देश्य हैं जिसके लिए सोसाइटी बनाई गई है, उसके जो मेन ऑब्जेक्ट हैं वही कोर ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। आप ये फ्रेंड्स ये याद रखिएगा कि 2E के अंदर किसकी परिभाषा है, CEO की। 2F में है कोर ऑब्जेक्ट्स की। ये क्या डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चंस दे देते हैं कि कोर ऑब्जेक्ट्स, इससे रिलेटेड आप सेक्शन बताइए, तो आपको वहाँ पे एकदम सेक्शन आपको माइंड में आपके आ जाना चाहिए, एकदम क्लिक करेगा, तभी आप कर पाएंगे कि 2F के अंदर हमने पढ़ा था कोर ऑब्जेक्ट्स। अब है 2G, तो 2G में है कलेक्टर। कलेक्टर कौन होगा? हम लोग मतलब नॉर्मली तो काफ़ी ज़्यादा मतलब हमने सुना ही है और हम जानते ही हैं, लेकिन एक बार इसमें डेफिनेशन देख लेते हैं कि कलेक्टर की क्या डेफिनेशन है। तो इसमें जो है राजस्व का भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 20 के अधीन नियुक्त किसी जिले का कलेक्टर। तो जो भू राजस्व अधिनियम है और राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, उसके जो एक्ट है 1956, उसका जो सेक्शन है 20, उसके अंदर जो भी जिला है, जो भी डिस्ट्रिक्ट है, उसका जो कलेक्टर है वही इसमें वर्ड कलेक्टर का होगा। अब 2H में है कमेटी। समिति क्या होगी? किसी सहकारी सोसाइटी का ऐसा शासी निकाय, चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए, तो उसे सोसाइटी के कार्यकलापों का प्रबंध सौंपा जाता है। मतलब उसको ही, जो सोसाइटी है उसके जो सभी काम होते हैं, उसकी क्या क्रियाएं करनी हैं, क्या कार्य करने हैं, उसका जो प्रबंध है वो कमेटी को सौंपा जाएगा। तो एक तरह से ये गवर्निंग बॉडी हो गई। इसके बाद है सेक्शन 2I, मतलब कि कोऑपरेटिव सोसाइटी और सोसाइटी, सहकारी सोसाइटी या फिर सोसाइटी। तो इस अधिनियम के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत या फिर रजिस्ट्रीकृत समझी गई सोसाइटी। हम फ्रेंड्स इस जो है इसमें अब आगे तो हम कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं बोल के सोसाइटी ही टर्म लेंगे काम में। और अगर कहीं पे भी कोऑपरेटिव सोसाइटी की जगह सोसाइटी लिखा है तो इसका यही मतलब होगा कि जो ये एक्ट है
इसके अंदर जो भी रजिस्टर्ड और डीम टू बी रजिस्टर्ड है वो सारी सोसाइटी होगी। अब फ्रेंड्स आप बिल्कुल भी बोर मत होइएगा, क्योंकि हमें ये मतलब पोस्ट है, इसको हमें जो वैकेंसी आ रही है ये हमें ज़रूर से इसमें सिलेक्शन लेना ही है। और ये बस थोड़ा सा और मैटर बचा है, इसके आगे हम थोड़ा नेक्स्ट वीडियो में ये डिस्कस करेंगे। तो बस ये थोड़ा सा बचा है, इसे भी हम कवर कर लेते हैं। अब है सेक्शन 2J। 2J के अंदर बताया है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ विद लिमिटेड लाइबिलिटी। ये फ्रेंड्स ये तीनों जो टर्म हैं या एक साथ में याद रखिएगा, एक तो आई, एक जे और एक के। आई के अंदर बताया है कोऑपरेटिव सोसाइटी और सोसाइटी, फिर जे के अंदर बताई है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ विद लिमिटेड लाइबिलिटी और के में बताई है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ विद अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो अभी हम लिमिटेड लाइबिलिटी की बात कर रहे हैं 2J के अंदर। ये है ऐसी सोसाइटी जिस सोसाइटी के परिसमापन की दशा में उसके ऋणों के लिए उसके सदस्यों का दायित्व उसकी उपविधियों द्वारा निम्नलिखित तक परिसीमन है। मैं आपको अगर शॉर्ट में बताऊं तो आप ऐसे याद रखिएगा, जो भी सोसाइटी होती है, जैसे हमने कंपनीज़ में पढ़ा ही है कि उसके वाउंड अप के टाइम पे जो मेंबर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी कितनी होती है, और जो मेनली होती है वो लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज होती हैं। उसी तरह इसमें भी बात की है कि जो लिमिटेड लाइबिलिटी वाली सोसाइटीज़ होती है तो उसका जो मेंबर्स जो वाउंड अप होती है जब सोसाइटी, तो उसके जो डेट्स होते हैं वो कहाँ तक लिमिटेड होंगे, उसको मतलब कितने मेंबर्स को कहाँ तक कितना रुपए देना है। तो इसमें लिखा है जो इसका फर्स्ट है, तो आप इसे याद रखिएगा 2J1, मतलब कि सेक्शन 2 का सब सेक्शन जे और जे का जो क्लॉज है क्लॉज 1 और क्लॉज 2। तो क्लॉज 1 में बताया है ऐसी रकम यदि कोई हो उनमें से प्रत्येक के द्वारा धारित शेयरों पर असंदत है, मतलब कि जो अप टू अनपेड अमाउंट, जो जिसने उसने 100 रुपीज़ का शेयर था और जो मेंबर है उसने अगर 20 रुपीज़ अभी उस शेयर पे अनपेड है, तो उसका वहाँ तक ही अमाउंट अनपेड जो है वहाँ तक उसकी लाइबिलिटी होगी। और मतलब इसमें वो नहीं है कि और OR वाला, हाँ अथवा करके, अथवा नहीं है और, मतलब ये तो है ही, इसके अलावा भी ऐसी जो रकम है जो सदस्यों के द्वारा अभितत शेयर पूंजी की रकम की 5 गुनी से अधिक ना हो और जिनका उनमें से प्रत्येक सोसाइटी की आस्तियों के प्रति अभिदाय करने के लिए वचन है। मतलब कि जितना तो उसके शेयर्स पे अनपेड अमाउंट है और जो उसने शेयर सब्सक्राइब करे हैं, जो उसने शेयर कैपिटल सब्सक्राइब किया है, मतलब कि उसने 10 शेयर्स ले रखे थे और जैसे कि पर शेयर है 100 रुपीज़ का, तो टोटल उसके हो गए 1000 रुपीज़, तो उसके 5 गुना से अधिक, तो 1000 का 5 गुना कितना होगा 5000, उससे ज़्यादा उसकी लाइबिलिटी नहीं होगी। ऐसा इसमें लिखा है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ विद अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ के सेक्शन 2J, आप याद रखिएगा। अब है सेक्शन 2K। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है और हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा। अब है सेक्शन 2K। इसके अंदर बताया है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ विद अनलिमिटेड लाइबिलिटी, मतलब कि अपरिसीमित दायित्व वाली सहकारी सोसाइटी। तो ये क्या होता है, ऐसी सहकारी सोसाइटी जिसके सदस्य हैं उसके समापन की दशा में उसकी बाध्यताओं के लिए और उनके संबंध में सोसाइटी की आस्तियों में किसी भी कमी के प्रति अभिदाय करने के लिए संयुक्त और पृथकतः दायी हैं। तो इसमें बताया है जो अनलिमिटेड वाली होती हैं तो केवल जो उसके सदस्य होते हैं वो ही उसके लिए बाध्य होते हैं। वो बाध्य कैसे होते हैं, एक तो जॉइंटली एंड सेवरली वो लाइबल होते हैं, लेकिन वो जो डेफिसिट होगा केवल उसी के लिए लाइबल होंगे और किसी चीज़ के लिए वो लाइबल नहीं होंगे। और ये हमने लॉ भी पढ़ी है आगे, जैसे पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा है हमने, बीकॉम तो सबने दी ही है ना, तो बीकॉम के अंदर भी ये आता है, जो अलग अलग एक्ट आते हैं, पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा है हमने, कंपनीज एक्ट पढ़ा है, तो उसमें भी ये टर्म आपने पढ़ा होगा कि जो मेंबर्स होते हैं वो जॉइंटली एंड सेवरली लाइबल होते हैं, उसमें जो डेफिसिट होता है उसके लिए बस। अब है सेक्शन 2L। 2L के अंदर बताया है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मतलब कि कार्यपालक अधिकारी। इससे पहले हमने CEO पढ़ा था सेक्शन 2E में, अब 2J के अंदर है, 2L के अंदर है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो ऐसा अधिकारी जो किसी सोसाइटी के कार्यकलापों के प्रबंध में समिति के अधीक्षण, नियंत्रण
और निर्देशों के अधीन मुख्य कार्यपालक अधिकारी की सहायता के लिए धारा 29 की उपधारा 2 के अधीन नियुक्त किया जाता है। तो इसकी जो मैं आपको बताऊं शॉर्ट में, तो सेक्शन जो 29 है उसका सब सेक्शन 2 मतलब 29(2) हम इसको बोल सकते हैं। तो वो ही होगा इसमें, जो इसका मीनिंग है सुपरिंटेंडेंस कंट्रोल, और जो भी डायरेक्टर्स हैं जो भी इसको डायरेक्शन देने हैं, तो सीईओ की अधिकारी की सहायता के लिए जो पढ़ा है हमने 2E के अंदर, उसकी जो सीईओ है उसकी सहायता के लिए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को अपॉइंट किया जाएगा। ऐसे ही फ्रेंड्स क्वेश्चन बन जाते हैं कि एग्जीक्यूटिव जो ऑफिसर है वो किसकी सहायता के लिए अपॉइंट किया जाएगा। तो उसमें आपको 4 ऑप्शंस अलग अलग दे देंगे, उसमें से आपको जो चूज़ करना है वो होगा आपका राइट आंसर सीईओ। तो फ्रेंड्स ऐसे इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं, आप ऐसे याद रखेंगे तो आपको हो जाएगा धीरे धीरे। अब फ्रेंड्स एक बार हम क्विक रिवीजन ले लेते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है और आपको कितना इसमें से याद है। देखिए फ्रेंड्स, अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उसका एक बार हम क्विक रिवीजन ले लेते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि जो सहकारिता का अर्थ है वो होता है मिलजुल कर काम करना। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो सहकारिता है वो लाभ के स्थान पे सर्विस को प्रायोरिटी देती है, तो सर्विस को वो प्राथमिकता देती है। और जो इसका सहकारिता का जो मूल मोटो है वो होता है एक सबके लिए और सब एक के लिए, इसके सिद्धांत पर ही ये कार्य करती है। और हमने एक चीज़ और पढ़ी थी कि जो सहकारिता है वो कोऑपरेशन पे वर्क करती है। और हमने फिर उसके बाद में पढ़ा जो सहकारिता साख समिति अधिनियम है, ये जो सबसे पहले आया था वो सहकारिता साख समिति अधिनियम 1904 में आया था और लॉर्ड कर्जन के प्रयासों से आया था। और लॉर्ड कर्जन है उनको ही भारत में सहकारिता का जनक भी कहा जाता है। इसके बाद में फ्रेंड्स हमने पढ़ा कि मतलब जो राजस्थान में जो सहकारिता मूवमेंट है, जो सहकारिता आंदोलन है, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, तो उसकी शुरुआत अजमेर में हुई थी। और अजमेर में हमने पढ़ा था कि 1904 में इसकी शुरुआत हुई। उसके बाद हमने पढ़ा जो प्रथम जो सहकारी समिति है उसका गठन कहाँ पे हुआ था, तो उसका गठन भिनाए में हुआ था। और भिनाए कहाँ है, अजमेर में है। और फिर जो था केंद्रीय सहकारी बैंक, तो केंद्रीय सहकारी जो बैंक है उसका गठन भी अजमेर में हुआ था और अजमेर में 1910 में इसका गठन हुआ था। और उसके बाद में हमने पढ़ा था जो सहकारी समिति अधिनियम है वो पुराना वाला तो 1953 में था। उसके बाद में आ गया था, कौन सा आया था बताओ आप, उसके बाद आया था 2001 जो हम पढ़ने वाले हैं। इतनी चीज़ें आपको पता होंगी। इसके बाद हम चलते हैं आगे। इसके बाद हमने एक चीज़ और पढ़ी थी, जो इसके जो प्रोविज़न थे वो 243 वाले थे, आर्टिकल 243 जेड एच से थे वो जेड टी तक, मतलब 243 जेड टी तक ये हम पढ़ चुके थे। फ्रेंड्स इन सबको मतलब वीडियो को करने में तभी ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा जब आप लाइव आके क्लासेस अटेंड करेंगे। और लाइव आने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, उतना जल्दी हम आपके साथ में लाइव आके क्लासेस ले पाएंगे। और उसके बाद में हम क्विक रिवीजन में पढ़ते हैं कि जो सेक्शन 1 था, जो मतलब कोऑपरेटिव बैंक का था सेक्शन 1, उसमें था क्या था कि जो इसका एक्सटेंट है वो तो होल ऑफ राजस्थान है। एंड जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 2001 इसका नेम होगा, और ये जो होगी जो इसका नोटिफाई होगा ऑफिशियल गैजेट से, तब से ये लागू हो जाएगा। इसके बाद सेक्शन 2 था, सेक्शन 2 में आती हैं डेफिनेशंस, पढ़े थे ना हम ये, तो सेक्शन 2 में थी डेफिनेशन। अब सेक्शन 2 के भी जो सब सेक्शन है ए, उसके अंदर हमने पढ़ा था एपेक्स सोसाइटी, मतलब एपेक्स कोऑपरेटिव बैंक पढ़ा था, एपेक्स कोऑपरेटिव बैंक। उसके बाद में डबल ए आया, डबल ए में हमने पढ़ा था जो एपेक्स सोसाइटीज़ होती हैं वो क्या होती है। उसके बाद आता है सेक्शन 2B, 2B में हमने पढ़ा एरिया ऑफ ऑपरेशन। उसके बाद में 2C में हमने पढ़ा बायलॉज क्या होते हैं, मतलब कि जो उसके परिसीमन हमने पढ़े थे ना वो सारे बायलॉज। उसके बाद 2D में सेंट्रल सोसाइटीज़ पढ़ी, 2DA के अंदर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक पढ़ा। उसके बाद में 2E आया जिसमें सीईओ के लिए हमने पढ़ा था कि सीईओ कौन होता है, कौन सा अधिकारी होता है। उसके बाद 2F में उसके कोर्स ऑब्जेक्ट्स पढ़े थे कि उसके मेन ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं। उसके बाद 2G में डेफिनेशंस पढ़ी,
डेफिनेशंस क्या, कलेक्टिव की डेफिनेशंस पढ़ी। 2H में आई थी कमेटी, कि कमेटी क्या होती है। उसके बाद आया 2IJK, एक साथ में पढ़ने हैं ये हमको, 2IJ और K। तो जो आई है उसमें हमने पढ़ा था जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और सोसाइटी होगी तो वो क्या होगी, और जे के अंदर हमने पढ़ा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ विद लिमिटेड लाइबिलिटी, और के में हमने पढ़ा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ विद अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़। उसके बाद आया 2L, 2L के अंदर हमने पढ़ा एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, कि सेक्शन 2L के अंदर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर क्या होता है। आई होप फ्रेंड्स आपको यहाँ तक पूरा कंप्लीट वीडियो पूरा समझ आ गया होगा, और आपको आई होप अच्छे से समझ आया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और ये वीडियो आप सभी के साथ में, आपके जो भी फ्रेंड्स इसकी तैयारी कर रहे हैं कोऑपरेटिव बैंक की, उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, कंटेंट अच्छा लगा है, तो कमेंट करके भी हमें ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा। विद्या अक्षय इज़ ऑलवेज विथ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।